सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो एम्स का जो एग्ज़ाम है आपका 22 दिसंबर को होपफुली होने वाला है, 22 दिसंबर से। तो ज़्यादा दिन नहीं है, तो तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, रिवाइज़ करते रहिएगा। ये वीडियो होने वाला है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ग्रुप में कि बीएससी के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, खासकर बीएससी एमएलटी के बाद, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है और गाइड करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी मेरे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे कि भाई क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, जॉब करूँ, क्या करूँ। तो मैं अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगा, और एक तरह से फ्री वीडियो होगा, फ्री फ्लो, मतलब ऐसे लगेगा कि भाई बातचीत वाला सेशन है। आपसे बातें नहीं होगी, बट आपको लगेगा कि भाई मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा ही ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने सारा मैं ए टू जेड एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, बीएससी एमएससी के बाद सारा, और जॉब का भी। तो देखो, जब भी हम बीएससी एमएलटी कंप्लीट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, और अलग अलग तरह के लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली कैटेगरी वाले होते हैं जॉब सीकर्स, कि भाई उन्होंने एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक बीएससी एमएलटी, इन्होंने कोर्स ही इसलिए किया है कि भाई उनको जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी, या फिर सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो, डिप्लोमा कंप्लीट हो और जॉब पे लग जाए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब होती है बीएससी एमएलटी में जूनियर लैब टेक्नीशियन की, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, और बहुत लोग होते हैं जो एज ए फ्लैबो ज्वाइन करते हैं, देन उनका अलग अलग कैरियर प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देन गवर्नमेंट जॉब होती है एमसीआरई, नेशनल हेल्थ मिशन है, जो स्टेट के एनएचएम है, उसमें वैकेंसीज निकलती रहती हैं। दिल्ली में डीएसएस भी निकालता है, महाराष्ट्र में डीएमईआर, और अलग अलग स्टेट्स में, मतलब उनके जो भी हैं बॉडीज़, वो वैकेंसीज निकालती हैं, हॉस्पिटल वगैरह। सेंट्रल में भी निकलती है। गवर्नमेंट जॉब में बीएससी एमएलटी के बाद आपका कैरियर ऐसे प्रोग्रेस करता है: जेएमएलटी, एमएलटी, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, देन चीफ टेक्निकल ऑफिसर। गैजेट की पोस्ट, मतलब ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट होती है सबसे हाइयर, और इसकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो 1 से 1.5 लाख के अराउंड आपकी पहुंच जाती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पे कमीशन बढ़ेगा 2 लाख हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट जॉब में ऐसे कैरियर प्रोग्रेस होता है। आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और देन यू विल ज्वाइन, और धीरे धीरे आपका हर साल में प्रमोशन होगा और सैलरी इंक्रीज़ होगी जब इंक्रीमेंट होगा। तो ये था हमारा गवर्नमेंट जॉब का कुछ ऐसा सिस्टम। और अब बात करते हैं कि बहुत लोगों का होता है कि भाई हमें तो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आपको हायर स्टडीज़ के लिए क्यों जाना है, या कोई हायर स्टडीज़ के लिए क्यों ही जाता है। जब आपको सिंपल बीएससी के बाद आपको जॉब मिल रही है, तो आप क्यों हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे। ठीक है, अगर आपको रिसर्च या एकेडमिक्स में जाना है ना, या फिर आपको एक जॉब चेंज चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि भाई लैब में काम कर तो नहीं कर सकते, डेली डेली वही सेम रूटीन, वही सैंपल लगाओ, ये सारी चीज़ें, और मुझे लैब में काम नहीं करना है ना। देन आपको एक सैलरी में हाइक चाहिए। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एज ए लैब टेक्नीशियन तो सैलरीज इतनी नहीं होती है, 5 साल में जाके आपकी 40 to 50 थाउजेंड सैलरी हो जाएगी। बहुत लोगों का होता है कि भाई हमें तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट पे नॉलेज चाहिए, बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी या हिमेटोलॉजी, तो इसीलिए हमें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ठीक है, और हमारे ऊपर है कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है कि भाई हम अभी, आप जॉब करो, कमाओ, और आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो पेरेंट्स सपोर्टिव है, तो इसलिए हम हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे केस में क्या था कि जब मैंने बीएससी एमएलटी कंप्लीट किया था इन 2019, तो मैंने डायरेक्ट एमएससी में मैंने एडमिशन लिया, और उसका एडमिशन लेने का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था कि मैंने देखा कि भाई जो लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में मैंने 2 महीने इंटर्नशिप की थी बीएससी के दौरान, और मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह इन सब के बारे में मुझे और डेप्थ में नॉलेज चाहिए था, तो मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी माइक्रो में। ठीक है, हालांकि उसकी भी एक अलग स्टोरी है, तो आगे बताऊंगा मैं एमएससी की भी। और उस टाइम पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था। कुछ कुछ वैकेंसी निकल रही थी उसमें, ये एसआईसी वगैरह में, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। तो मेरे पास डिग्री भी नहीं थी, डिग्री भी 1 से 1.5 साल का बाद मिलती है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि या तो मैं प्राइवेट लैब्स में जॉब करूं, या फिर मैं एमएससी करूं। प्राइवेट लैब्स में मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने जॉब स्टार्ट की, तो उनकी सैलरी बहुत ही 19,000, 14-15,000 ऐसी थी। तो मुझे लगा कि यार इतनी नॉलेज लेके मैं इतने कम सैलरी पे तो जॉब नहीं कर सकता हूँ।
हालांकि कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना होता है, लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड में ये था कि भाई नहीं, इतने कम सैलरी पे मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एज भी कितनी थी, आई थिंक 20-21 इतनी एज थी। तो हमें तो यही लगता है ना कि भाई हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैंने इस टाइम पे एज इसलिए एमएससी के लिए गया मैं, ठीक है। अब एक अलग कैटेगरी के लोग हो गए जो कंफ्यूज हो गए कि भाई हमें तो कंफ्यूज है, हमें तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि एमएससी वगैरह करें या फिर जॉब करें या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे जिन्होंने एमएससी भी किया नॉन अटेंडिंग कॉलेज से, यानी कि कॉलेज अटेंड करने नहीं जाते थे। जॉब भी किया, यानी कि बीएससी के बाद उन्होंने जॉब किया। एक ने, दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो क्लासमेट्स जो गवर्नमेंट जॉब में है ना, एक शायद हरियाणा डिपार्टमेंट में है और एक दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। तो उन दोनों का ही ये था कि भाई बीएससी के बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट किया। एक ने रिसर्च में जॉब किया, एक ने अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया जो 100-200 बेड वाला हॉस्पिटल था, और उनको एक्सपीरियंस हो गया था। देन एक्सपीरियंस बेस पे जब भी उनको मौका मिला, वैकेंसी निकली, फॉर्म फिल किया, और आज वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, सीनियर पोजीशन, सीनियर टेक्नीशियन बन चुके हैं और अच्छी सैलरी है ना। तो जो भी लोग कंफ्यूज है कि एमएससी, जिनका मानना है कि भैया मुझे तो एमएससी भी करना है, मुझे जॉब भी करनी है और मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है, तो ये तीनों भी ईजिली मैनेज हो सकती है इस वाले ऑप्शन से, ठीक है। ना वो बात करते हैं कि जो लोग टोटली ये है कि भाई हमें एमएससी करना है क्योंकि हमें एकेडमिक्स और रिसर्च में अपना अच्छा फ्यूचर चाहिए, है ना। तो ये मेन रीज़न हो सकता है एमएससी के लिए। तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि फुल टाइम एमएससी करो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमने लैब टेक्नीशियन वाली चीज़ छोड़ दी है। लेकिन बाद में आपको ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं तो इससे अच्छा जॉब कर लेता और एमएससी भी कर लेता, और जॉब के साथ मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस होता, सैलरी भी मुझे मिलती, और मैं बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल भी हो जाता, जहाँ पे एक साल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे तो एमएससी ही करनी है और मुझे अब रिसर्च में या फिर उसमें जाना है एकेडमिक्स वगैरह में, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में नॉलेज मिलती है, ठीक है। देखो यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कम है ऐसी जहाँ पे एमएससी में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमएससी करोगे तो वहाँ पे एक फ़ायदा होता है आपको, रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह, वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह भी होते हैं, तो बहुत ही नॉलेज आपको मिलती है। वहाँ पे के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो हाईली एलिजिबल और क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने भी एमएससी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए। जेएनयू का दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया का, फिर गुरु गोविंद सिंह इंट्रस्ट यूनिवर्सिटी का एमएससी फोरेंसिक साइंस का दिया था। ये तो मेरे क्वालिफाई नहीं हुए थे, मैं सच बताऊं तो ये वाला मेरा क्वालिफाई हुआ, इसमें जनरल में मेरा रैंक कम था, तो मेरा मुझे ये भी अलॉट नहीं हुआ था। दो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि यार एमएससी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास है और उसमें भी लिमिटेड एमएससी है, लाइक मेरे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास एमएससी फोरेंसिक साइंस है। एमएससी भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना, बायोटेक होती है, देन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी होती है, एम्ब्रियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, एमएमएलटी, बहुत सारे एमएससी के ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अलग अलग चैट जीपीटी वगैरह या फिर देख सकते हैं कैसे कैसे कैरियर प्रोग्रेस करता है। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से डिस्कस किया था उस टाइम पे कि मैम मतलब एमएससी तो करनी है, मैंने डिसाइड कर लिया है, बट कौन से सब्जेक्ट में करूँ, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो दो ही ज़्यादातर होते हैं, या तो एमएससी माइक्रो बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो मेरी मैम ने मुझे ऑप्शन बताए थे, जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने बोला कि आप सिंपली माइक्रो बायोलॉजी से करो, है ना, क्योंकि इसके आपको इन फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो मैंने सिंपली जाके एमएससी माइक्रो बायोलॉजी में एडमिशन लिया, एंड आई वॉज टोटली अनलक्की। मैं ना अपने आप को खुद अनलक्की समझूंगा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आया और मेरी 2 साल एमएससी कोविड में ही गई है, मैं इतना सीख ही नहीं पाया कॉलेज में, ठीक है। लेकिन जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई तो मैंने इस डिग्री का यूटिलाइज़ किया, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। मैंने एफएसएसएआई का एक टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम है वो मैंने दिया स्टेट पीसीएस में, है ना। उसके बाद कुछ रिसर्च असिस्टेंट वगैरह की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो मैंने दी। देन साइंटिस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आईसीएमआर में एक साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है। हालांकि ये वैकेंसीज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं है, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है। इसमें अगर आपकी जॉब लगती है, या तो जॉब होती है आपकी डायरेक्ट लेवल 7, लेवल 10, इस लेवल की आपकी जॉब होती है, ठीक है। और जेएमएलटी की जॉब आपकी लेवल 5 की होती है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने एमएससी बेसिस पे अगर आपने फॉर्म फिल किया है
तो कहीं ना कहीं आपको सैलरी में बहुत ज़्यादा हाइक देखने को भी मिलता है, ठीक है। देन जब आप एमएससी करते हो तो साइंटिस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। टेम्पोरेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी जो साइंटिस्ट होते हैं 1 2 3 4 और ABCD ऐसे 2 तरह पे साइंटिस्ट का भी जो प्रमोशन है वो चलता है, साइंटिस्ट BCDE। और आपने देखा भी होगा जो एम्स वगैरह में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकलती रहती है, उसमें मांगते हैं सिंपली आपने एमएससी किया हो या आपने एमएससी सेकंड डिवीज़न से प्लस पीएचडी किया हो, ठीक है। हालांकि उसमें भी पीएचडी वालों को वो प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज हुई तो आप एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दिया था ICMR में, साइंटिस्ट बी का, ठीक है। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन वगैरह में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर या ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो जाते हो एकेडमिक्स में, अगर मैं बात करूँ। देन इंडस्ट्रियल ऑप्शंस भी थे मेरे पास कि इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और कॉस्मेटिक्स वगैरह, वैक्सीन कंपनीज़, इनमें भी क्वालिटी कंट्रोल और इन सब के लिए ऑप्शंस थे मेरे पास। जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जहाँ पे डायरेक्टली BSc MLT करके तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपने MSc माइक्रोबायोलॉजी वगैरह से किया हुआ है तो आप जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट या जूनियर बायोकेमिस्ट यानी कि बायोकेमिस्ट्री में आप एलिजिबल हो जाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में। देन एक ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था जो मैंने अभी दिया था, इसमें भी मैं एलिजिबल था, है ना। तो MSc के बाद, MSc जनरली सब करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके पास और बाकी ऑप्शंस भी ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो मेरा ये सिंपली ये था कि भाई बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के ऑप्शंस हैं वो मेरे सामने खुल जाएंगे। लेकिन ये अगर आपको यही चाहिए कि भाई आपको एलिजिबल होना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस के लिए, तो आप जो है पार्ट टाइम MSc भी कर सकते हैं, यानी कि ओपन डिस्टेंस वगैरह से भी। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये नहीं होता है कि भाई आपने रेगुलर MSc किया हो या ओपन से, है ना। और अगर आपको रिसर्च में ही जाना है, भाई अब मुझे रिसर्च में अच्छा कैरियर चाहिए और वो क्या कहते हैं एकेडमिक्स में भी एक अच्छा कैरियर चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से MSc करो, ठीक है। देन फिर रिसर्च असिस्टेंट वगैरह की जो पोजीशन होती है जिसमें आपकी सैलरी 31 से 35,000 होती है, और सेम पोजीशन में आप गवर्नमेंट वैकेंसीज अगर निकलती है, जैसे अभी AMCRE में रिसर्च असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की निकली है, तो वो लेवल 7 की, आई थिंक लेवल 6 या 7 की जॉब है, और उसमें 70 to 80,000 आपकी सैलरी होगी। अगर आप MSc के बाद साइंटिस्ट बी वगैरह वाली लाइन में जाओगे तो आपका बेसिक पे ही 56,000 होता है, बेसिक पे सैलरी मिलती है उसमें। लेकिन अगर ये परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह में तो इसकी सैलरी 1 लाख के अराउंड होती है MSc के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि भाई MSc के बाद क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, है ना। एक दूसरी चीज़ होती है कि बहुत लोगों का ना ये होता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है और हमें एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो MBA के बाद आप जैसे, तो आप MBA कर सकते हैं, MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स थे जिन्होंने ये वाला फील्ड चुना, उन वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले गए, उनकी एक अलग कॉरपोरेट लाइफ मतलब स्टार्ट हो गई। कॉरपोरेट लाइफ का मतलब होता है पार्टीज़ और उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना, और क्या होता है ऑफिस लाइफ जो होती है, मतलब जिनको ज़्यादातर सिंपली भाषा में बोलूँ तो एक चकाचौंध वाली जो लाइफ होती है ना, डेली पार्टीज़, कॉरपोरेट लाइफ और ऑफिस वगैरह, क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें, और एक अच्छी सैलरी भी होती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45-50,000 होती है। MBA के लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं कैट वगैरह के, ठीक है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी MBA कराती है, ठीक है। तो यहाँ भी आप ये अलग ऑप्शन है BSc MLT के बाद, ये भी आप देख सकते हैं। देन अगर आप MSc रेगुलर करते हैं तो उसके बेनिफिट ये होते हैं कि देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, ठीक है। आप जब MSc करते रहोगे तो एक तरह से आप स्टूडेंट वहाँ पे नहीं होगे, क्योंकि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप MSc करोगे तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, और MSc आप कर रहे हो तो आप आधा रिसर्च का आधा काम तो आप वहाँ पे सीख ही लेते हो, जैसे थीसिस राइटिंग हो गई, रिसर्च पेपर लिखना, जर्नल लिखना। देन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में MSc भी फंडेड होती है कि भाई आप MSc करो और गवर्नमेंट आपको फंड करेगी। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे MSc और PhD इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका, है ना। तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको फ़ंड भी कर रही होती है, या वो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आपको फ़ंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग कहानी है MSc की। देन PhD क्यों करनी है आपको, बहुत सारे लोग ना PhD इसलिए करते हैं कि भाई उनको हायर पोजीशंस में जाना है, साइंटिस्ट बनना है,
देन असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक्स वाली लाइन में जाना है, एक टाइम के बाद आपको पीएचडी चाहिए होती है ना। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था रिसर्च में, तो वहाँ पे एक सर थे, उनका पीएचडी कंप्लीट हुआ था माइक्रोबायोलॉजी में, तो वहीं पे एक पोजीशन लिख ली सेम मेडिकल कॉलेज में ही, साइंटिस्ट बी की। तो उन्होंने एज ए साइंटिस्ट भी ज्वाइन किया। देन 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी अभी ज्वाइन कर ली है क्रिस्पर नाम से, है ना। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना हमारी लाइफ साइंस में, बायो साइंस में। तो उस वहाँ पे वो असिस्टेंट मैनेजर है ना। और होपफुली उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख के आसपास होगी, ठीक है। तो लेकिन पीएचडी करना बहुत ही मतलब थोड़ा इतना इजी नहीं होता है पीएचडी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। बहुत सारे रेजिडेंशियल, ज़्यादातर तो रेजिडेंशियल ही होता है पीएचडी की, आपको वहाँ पे रहना भी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पूरे पूरे दिन आपको लैब में रहना पड़ता है। तो पीएचडी आल्सो नॉट वेरी इजी, बहुत ही बोरिंग भी होने लगता है बीच में। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है, वर्कशॉप होती है, ये सारी चीज़ें, है ना। वो पीएचडी का वर्क है ही। देन पीएचडी अलग अलग होती है जनरली। अभी तो यूजीसी ने ये कर दिया है कि भाई आपको यूजीसी का जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें अलग अलग स्कोर कार्ड मिलता है, एक तो नेट का मिलता है, देन एक जेआरएफ का मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट आपको फंड करेगी। देन उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी एक स्कोर कार्ड होता है। तो अगर आपने नेट किया है तो एटलीस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी जो पीएचडी के लिए होनी चाहिए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने अपने लेवल पे पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को वो कंडक्ट कराते हैं। लेकिन वो मतलब फ़ंड नहीं करेंगे आपको, आपकी पीएचडी के लिए वो लोग फ़ंड नहीं करेंगे। और जैसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गया, एम्स हो गया, वहाँ पे कुछ कुछ पीएचडी की पोजीशन होती है कि वो आपको फ़ंड करेंगे कि भाई आप यहाँ से पीएचडी करो और पीएचडी पे रिसर्च वगैरह करो किसी भी सब्जेक्ट में, और वो इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है वो आपकी पीएचडी को फ़ंड करेंगे, है ना। तो वो फंड अमाउंट आपको मिलता है हर महीने, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने दोनों तरफ से जो पीएचडी की जा सकती है वो मैंने बता दिया, फेलोशिप वाला और जो गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है सबसे पहला हमारा, आपका जो सबसे मेन होता है लाइफ साइंस में, वो होता है CSIR नेट जेआरएफ। ये वाली जो एग्ज़ाम है, इसका जो इस ग्रेड कार्ड है, ये सारे लगभग सारे ही इंस्टीट्यूशन में वैलिड होता है, चाहे वो एम्स हो। और हर इंस्टीट्यूशन में अगर आपने ये कर रखा है तो इसके, अगर ये वाला मतलब आपके पास ग्रेड कार्ड है CSIR नेट जेआरएफ, तो इसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के में क्वालिफाई करके आपको पीएचडी वाली सीट मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ये वाला नहीं है, तो देन आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर वो खुद का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम आप दीजिए, देन उसके बाद आपको एक पीएचडी की सीट मिल जाती है, ठीक है। देन तभी वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसका एक दूसरा बेनिफिट और है इसमें, इसके एग्ज़ाम के बाद आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मैंने पहले बताया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ निकलती हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बॉटनी जोलॉजी वाली होती है, कि बॉटनी और जोलॉजी वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वही होते हैं, ठीक है। तो वो लेवल 10 की जॉब होती है, उसका भी जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक भैया है जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने क्या किया था, MSc बॉटनी किया, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, और अभी वो एक गोरखपुर में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है बॉटनी के, ठीक है। उनकी लेवल 10 की जॉब है, और वो पार्ट टाइम अब साइड बाई साइड पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीएचडी पार्ट टाइम भी होती है, तो पीएचडी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ जैसे जो भी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन है, वो जो अपने लेवल पे एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, अगर आप ये वाला एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही मतलब ब्रॉड होता है, इसमें सारे ही तरह के लाइफ साइंस का सब सिलेबस होता है, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, है ना। क्योंकि ये वाला जो स्कोर कार्ड है इसका हर जगह ही वैलिड होता है, ठीक है। और प्लस गवर्नमेंट भी इसी को मानती है, अगर गवर्नमेंट भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकालती है, ठीक है। तो
वो जो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे BRET हो गया मेडिकल रिसर्च का, इसका शायद आज ही एग्ज़ाम है, इस बार एम्स ने कंडक्ट कराया है। एम्स का खुद का भी एक PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। DBT JRF अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च वगैरह में जाना है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का होता है एक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये अपना अलग कंडक्ट कराते हैं। दैन थिस्टी जो फरीदाबाद में है, गुड़गांव में, वो भी अपना एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद कंडक्ट कराते हैं JNU के साथ। तो ये हो गया हमारा कि भाई PhD में आप कैसे एंट्रेंस ले सकते हैं, मतलब कैसे एंट्री ले सकते हैं। देन अगर मैं स्टिपेंड की बात करूँ तो अलग अलग फेलोशिप मिलती है। देन ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, 70 to 80,000 आपको स्टिपेंड मिलता है। और ये सभी की अलग अलग एलिजिबिलिटी भी होती है कि भाई आपको MSc में इतने % होने चाहिए ये वगैरह। रिसर्च ग्रांट भी मिलता है 2 लाख तक का, 4 से 5 साल तक को आपको फंड करेंगे वो लोग, ठीक है। देन CSIR नेट JRF तो मैंने बता ही दिया था, ये होता है, ठीक है। 37 to 42,000 आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है। 2 साल के लिए आप JRF होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो। देन 2 साल के बाद आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं। उसके बाद आपका जो रिसर्च ग्रांट है, स्टिपेंड है, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। 5 साल तक आपको फंड करेगी गवर्नमेंट साइंस के, या फिर साइंस वगैरह में आपको जो है वो मिलती है साइंस में। देन DST इंस्पायर फेलोशिप होती है, UGC नेट JRF, DBT JRF, ICMR JRF। अलग अलग IITs में मतलब कंडक्ट कराते हैं वो लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम। IISER, IISc बेंगलोर, TIFR। और देन गूगल भी आपकी PhD फंड करता है, गूगल वगैरह भी। अगर आप PhD मतलब करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो भी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वगैरह जैसे फील्ड में, तो वो भी आपको फंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि PhD के जो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और आप PhD कर सकते हैं, ठीक है। देन मेडिकल कॉलेजेस में अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे पता है मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे अभी एम्स CAP FIMS में वैकेंसीज निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने मतलब एलिजिबल होते हैं MSc वाले जनरली, नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। तो उसमें क्या मांगा था उन्होंने, अभी एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में, और डॉक्टरेट डिग्री आपकी सेम सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मेडिकल कॉलेजेस में जो होते हैं प्रोफेसर, जो MD वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, उसमें डायरेक्टली लिखा है कि आपको MD इन माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं शायद रिलैक्सेशन है कि भाई MSc वाले भी, नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, मैंने बता दिया कि भाई PSc के बाद, MSc के बाद और PhD के बाद क्या 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 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे तो रिसर्च वगैरह में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, और कहीं ना एक टाइम पे मुझे ये फील हो गया था कि भाई BSc में के बाद आप एज ए लैब टेक्नीशियन तो आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एज ए लैब टेक्नीशियन आप जॉब करते हैं। लेकिन उस टाइम पे वही सेम चीज़, वही सेम जॉब पे एक डिप्लोमा होल्डर भी है, वही जॉब आप BSc करके भी कर रहे हैं, ठीक है, BSc करके कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, है ना। तो आपकी नॉलेज जो आपने गेन की है, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ओवर द ईयर्स, तो उस वहाँ पे कोई डिफरेंस मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे इसलिए चाहिए था कि मुझे हर चीज़ में एक एक्स्ट्रा एज चाहिए था, है ना। उस टाइम पे मैं एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ देख रहा था कि भाई मैं ऐसे तो नहीं, भाई मैं पूरी भेड़ चाल में मैं जॉब कर सकता हूँ कि डिप्लोमा वाले लोग भी हैं, हालांकि मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ, है ना। लेकिन उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो देन मैंने MSc किया, और मैंने MSc के डिग्री का यूटिलाइज़ करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए, ठीक है। और जैसे एक एग्ज़ाम हो रहा है अभी राजस्थान पोल्यूशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एग्ज़ाम भी है क्योंकि भाई हम वहाँ पे डायरेक्टली जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जैसी वैकेंसीज निकलती है। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से कर रखा है, बायोकेमिस्ट्री से, तो आप वहाँ पे भी पोल्यूशन विभाग में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं MSc के बाद, ठीक है। तो ये था बस एक वीडियो जो भी थोड़ा बहुत गाइड करना था, है ना।
बहुत लोगों का ये होता है कि भाई हमें तो एक स्टेबल जॉब चाहिए, हमें तो एक स्टेबल लाइफ चाहिए। तो उनके लिए यार बेटर है कि आप एज ए लैब टेक्नीशियन आप जॉब ज्वाइन करो और उसी में अपना कैरियर प्रोग्रेस करो। साइड बाय साइड आप एमएससी कर सकते हैं। या बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूज है कि भाई लैब टेक्नीशियन के थोड़ा बहुत पहले करे या ना करे, तो उसका भी मैंने बता दिया है कि आप साइड बाय साइड एमएससी करते रहो, लैब टेक्नीशियन वाली जॉब करो, और बीच में आप स्विच भी कर सकते हैं ना कि भाई 2 साल जॉब कर लिया, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो और एमएससी भी तब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन आप स्विच भी कर सकते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, है ना। और साथ में साथ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, आप वहाँ भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये है कि भाई यहाँ पे सैलरी वगैरह तो अच्छी मिलेगी आपको पीएचडी करने के बाद, है ना, या एमएससी करने के बाद सैलरी वगैरह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी बहुत लगता है ना। कि जो बच्चे मैंने देखे हैं मेडिकल कॉलेजेस में पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके रिसर्च पेपर्स उन्हें बनाने होते हैं, देन अलग अलग वर्कशॉप होती है पीएचडी में। क्या कई बार क्या होता है, आपको ऐसे लेक्चरार की ड्यूटी भी निभानी पड़ती है, एग्ज़ाम ड्यूटीज़ भी होती है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ना। और बहुत ज़्यादा एफर्ट, सालों की मेहनत के बाद आपको एक रिज़ल्ट मिलता है कि आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो उसकी खुशी देखो एक अलग ही होती है। और जब आप डॉक्टर बनते हैं देन आप बहुत सारी सीनियर पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी सैलरी ही बहुत अच्छी होती है ना। आप एक 30, आई थिंक मैक्सिमम जो लोग हैं वो 28 से 30 की एज में, अगर आपने राइट एज में पीएचडी स्टार्ट करी है तो 30 की एज में आप एक मतलब अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे आपकी सैलरी सोचो लेवल 10 की आपकी सैलरी होती है, 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है, 1 लाख के अराउंड, है ना, एक अच्छी पोजीशन पे। लेकिन ये चीज़ें भी तभी पॉसिबल है जब आप उसमें भी बेटर करोगे, है ना। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर टाइम पास के लिए पीएचडी भी कर लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी भी मिल जाती है, और वहाँ फिर वो ना लैब टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए ही अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कहीं जॉब भी नहीं मिलती है, क्योंकि सारा खेल जो है वो नॉलेज का है ना। आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है तो आप नॉलेज के लिए ही कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने सोच ही लिया है कि भैया मुझे एकेडमिक्स या रिसर्च में जाना है, तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओ, वहीं से आप एमएससी और पीएचडी कंप्लीट करो अपनी, है ना। लेकिन अगर आपने बस सोच लिया है कि भाई बस पार्ट टाइम के लिए कर लेते हैं कि भाई एक डिग्री मिल जाएगी, तो फिर तो पार्ट टाइम के लिए पीएचडी भी होती है, आप वो भी कर सकते हैं भैया, आपको नाम के आगे डॉक्टर ही लगाना है तो। देन जॉब करते रहो, साइड बाय साइड भी एमएससी हो जाएगी, फिर पीएचडी भी कर लेना। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है रेगुलर और सीरियस पीएचडी और एमएससी में, और फिर जो मतलब जस्ट डिग्री के लिए लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एफर्ट्स अलग अलग है, दोनों में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत हर चीज़ में लगती है, बस आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है ना। तो बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न है तो यूट्यूब के जाकर वीडियोस देखो कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं, पीएचडी के बाद क्या होते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे, और आपको किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। और तो बस यही था इस वीडियो में।